नमस्कार मित्रों, ई लर्निंग विद शिव सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बना रहा हूं, जो कि हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर यूपीएमएसपी जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, उस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। जबकि मित्रों, मैं इसके पहले कंपटीशन की कक्षाओं का ही संचालन करता था, लेकिन कक्षा 10 के बच्चों की मांग थी कि सर आप हमारे पेपर की भी वीडियो बनाइए। तो मैं यह जो पेपर आयोग ने जारी किया है उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इस पेपर को मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि मित्रों आप लोग जानते हैं क्लास 10th वाले कि यह जो पेपर होने वाला है आपको 16 फरवरी को जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसी से संबंधित यह पेपर है। और हूबहू ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में भी आएगा, बस प्रश्न चेंज रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूर्णांक आपका 70 है, जिसमें 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 50 आपको लिखित हैं। इसके बाद 30 नंबर आपको आपके विद्यालय से मिल चुका होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए क्लास 10th का पेपर है और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 70 है। प्रारंभ में 15 मिनट आपको जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और आपको पता है प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, अ खंड और ब खंड। प्रश्न पत्र अ खंड में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। किस पे? ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट पर आपको नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। जैसे कि मित्रों आप लोग जो है काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करिएगा। प्रत्येक जो बहुविकल्पी प्रश्न है उस पे 1 अंक निर्धारित है, यानी 20 प्रश्न है तो 20 अंक निर्धारित है। इसके बाद जो पांचवा निर्देश है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पहले उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल न करें। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। जैसे जो प्रश्न है उसमें जो नंबर आपको मिलना है वो सामने आपको दिया गया है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आ खंड में पूर्णांक 20 है, हमने आपको पहले ही बताया। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आपका निबंध है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। तीसरा प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से लेकर 1938 तक है। पांचवा प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। आपको पता होना चाहिए किसकी आत्मकथा है। यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला प्रश्न है, प्रियप्रवास किस युग की रचना है? तो जो प्रियप्रवास है यह द्विवेदी युग की रचना है। अगला आपका प्रश्न है, मधुशाला। मधुशाला किसकी रचना है? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल की अगर हम बात करें मित्रों, तो आधुनिक काल आपका 1843 से लेकर अब तक है। 1843 से लेकर के अब तक है। अगला प्रश्न है आपका, मतीराम किस युग के कवि हैं? अगर हम मतीराम की बात करें तो मतीराम जो है रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। अगला प्रश्न है आपका, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नील मरसैल पर आतप परियो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अगर आप लोग अलंकार पढ़े होंगे आपको पता होना चाहिए, मनु मानो मनो जन जनो जनो। अगर को ये शब्द आते हैं तो हम आंख मूंद कर यह बता देंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मनो शब्द आया है, इस मनो शब्द से हम पकड़ ले रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न आपका है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? अगर हम चरणों की बात करें तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आकर्षण। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के मित्रों 2 भेद होते हैं। 2 भेद आपको पता है, एक है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है?
मित्रों अगर पीताम्बर की बात की जाए तो पीताम्बर में पीला वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, पीला पीत माने पीला, तो इसमें कर्मधारय समास है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ 2 ही समास हैं, एक है द्विगु समास आपका और दूसरा है आपका द्वंद्व समास। तो यह प्रश्न अगर हम कहें तो यह जो है, यह प्रश्न गलत माना जाएगा क्योंकि आयोग ने इसको जो है सिलेबस से बाहर का प्रश्न दे दिया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मित्रों, अगला प्रश्न है आपका आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु है। यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि की बात करें तो यण संधि का सूत्र इको एड़ाच है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 19। प्रश्नोत्तर नंबर 19 की बात करें तो फलस शब्द का वचन या विभक्ति, अगर हम फलस फलस शब्द की वचन विभक्ति की बात करें तो फलस शब्द में खष्टी विभक्ति है और एक वचन है। ये वाला ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका है बहुविकल्पी वाला। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। अपठित धातु का वचन, अगर वचन की बात करें तो एक वचन है, अब पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष है। इस प्रकार से ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं वर्णात्मक प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात हम करते हैं, जो आपका जिसका पूर्णांक आपको 50 है। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर आपको देना, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग, समाज में विभिन्नता देखकर लोग समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, साध दृढ़ता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। मित्रों इसमें आपको बताना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। तो जो यह गद्यांश है, यह जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो आप संदर्भ कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। आप इस प्रकार से इसका जो है संदर्भ लिख देंगे। अगला अथवा वाला जो दिया है मित्रों देखिए, हे भगवान विपत के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अगर यह जो लाइन है आपसे पूछा जाए कि कहाँ से ली गई है, अर्थात इसका संदर्भ क्या होगा, इसके संदर्भ की अगर हम बात करें, आपको पता चल जाना चाहिए किस पाठ से है। यह ममता नामक पाठ से है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अगर इसका संदर्भ की हम बात करें तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो हाँ अगला है कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। अगर मित्रों इसके भाव की बात की जाए कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्यों भीख न मिलेगी, इसका अर्थ ये होता है कि लेखक जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, यह ममता का कथन है। किससे? अपने पिता से।
ममता जो है अपने पिता से कहती है कि पिताजी, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, अर्थात ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध हो इतना बड़ा साहस कर रहे हैं पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या हम लोगों को भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा? अर्थात कोई भी हिंदू इस भूपृष्ठ पर नहीं रहेगा जो कि हम ब्राह्मणों को दो मुट्ठी अन्न भी दे सकें? ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि उसके पिता जो हैं, वह जो है मुगलों से क्या ले लिए थे? घूस ले लिए थे। इसलिए ममता ऐसा कह रही है। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मित्रों, अगर इसके हम संदर्भ की बात करें तो यह जो पद्य है यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक के हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। और अगर हम इसके रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, अर्थात बहिरो सुने और गूंग पुनि बोले, इसका मतलब यह है कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और इसके बाद रंग के चले सिर छत्र धराई, मतलब कि जो रंग माने आप कह सकते हैं जो गरीब व्यक्ति है, जो दरिद्र व्यक्ति है, वह श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। हाँ, धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। तो ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार की बात करें, चरण कमल, चरण कमल से तात्पर्य है चरण रूपी कमल, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है मित्रों, इसमें रूपक अलंकार है, अलंकार। चलिए अगला है, अगला है मित्रों, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए संस्कृत गद्यांश किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह 5 नंबर का आता है, अनिवार्य संस्कृत से आपका है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थली अस्ति, इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य आलोक सर्वत्र प्रसृते, मुगल युवराज दाराशिकोः आगत्रस्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्, तेषां ज्ञानेन प्रभावितः अभवत्, एन तीन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषा में कारती है। इसका अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। तो देखिए इसके हम अनुवाद करते हैं, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थली में स्थित, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्यम संस्कृतस्तम आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, यही यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अग्रतस भारतीय दर्शन शास्त्रार्थ अध्ययन करोत, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। संतेषा ज्ञानेन प्रभावितः अभवत, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारयति, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत पद्यांश दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। अगर हम अनुवाद की बात करें तो क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मित्रों अगर हम इसकी बात करें तो यह है जीवन सूत्राणि, जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है, जीवन सूत्राणि पाठ से लिया गया है। तो मानम हित्वा मतलब होता है, अगर हम इस संदर्भ की बात करें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण पाठ से लिया गया है। अगर हम इसके अनुवाद की बात करें, मानम हित्वा प्रियो भवति, देखिए अगर हम इस श्लोक की बात करें तो इसमें यक्ष हैं और युधिष्ठिर हैं। दोनों लोग ये यक्ष प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। ये श्लोक अगर हम पूरी तरह से आपको पढ़ें तो है श्लोक जो है, यह श्लोक इस प्रकार से है, किम न हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा न शोचति, किन्नु न हित्वा अर्थानम भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवात्। यह यक्ष ने प्रश्न किया है। अब उत्तर में युधिष्ठिर दे रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवात्, अर्थात मनुष्य पूछ रहे हैं कि मनुष्य क्या छोड़ करके सभी का प्रिय बन जाता है। तो वही बताएं, युधिष्ठिर जी बता रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवात् और क्रोधम हित्वा न शोचति, कह रहे हैं मनुष्य अहंकार छोड़ करके सबका प्रिय बन जाता है, और क्रोधम हित्वा न शोचति, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थानम, और कह रहे हैं कि मनुष्य इच्छा अर्थात कामना को छोड़ करके धनवान हो जाता है। अलोभम हित्वा सुखी भवेत्, और मनुष्य लोभ को छोड़कर क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। इस प्रकार से ये मित्रों आपके उसका अनुवाद हो गया। अगर हम अथवा करके जो दिया है इसका भी अनुवाद की बात करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर इसके संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृता पाठ से उद्धृत है, और इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, काम, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अर्थात सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःख भोग भवेत्, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न है, अपने पठित गद्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। तो मित्रों अगर हम उत्तर की बात करें तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सबसे क्या है ये खंड काव्य। खंड काव्य में आपको पता होना चाहिए हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो आप लोग के खंड काव्य क्या है, आप लोग का है कर्ण खंड काव्य। कर्ण खंड काव्य 100% मित्रों आपको यहाँ से 3 नंबर मिलना ही मिलना है, आपको अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। कर्ण खंड काव्य में क्या पूछे हैं, देखिए ये पूछे हैं कि कर्ण खंड काव्य में दूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखिए, और दूसरा प्रश्न पूछे हैं कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्र दीजिए। तो मित्रों यह प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में आता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। यह आपका द्वितीय सर्ग है, संभवतः द्वितीय सर्ग है, जो कि दूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश आपको लिखना है। सारांश में आप क्या लिखेंगे, सारांश में आपको यही लिखना है कि जब दूत सभा में द्रौपदी जाती हैं तो अर्जुन द्वारा मत्स्य भेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक का कथानक इसमें वर्णित किया गया है। इसमें मित्रों वही युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, जो यज्ञ में आमंत्रित जब जो है दुर्योधन को जलस्थल का भ्रम हो जाता है, तो इसी की पूरी घटना इसमें है, दूत सभा में द्रौपदी। और जो दूसरा प्रश्न मित्रों इसमें बन रहा है क्या है, कर्ण खंड काव्य में श्री कृष्ण चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण चरित्र चित्रण की अगर बात करें हम तो इसमें आपको जो है श्री कृष्ण कर्ण खंड काव्य के उदात्त चरित महापुरुष हैं, वे एक अवतारी पुरुष और भगवान के रूप में माने जाते हैं। इसमें हमें पूरे श्री कृष्ण क्या लिखना है, उनकी विशेषताओं को लिख देना है। जैसे अगर विशेषता की बात करें तो पहले वो क्या थे, एक कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे वो। इसके बाद परिस्थितियों के मर्मज्ञ थे, अर्थात वो हर परिस्थिति में जो है अपने आप को ढाल लेते थे। और अगला आप हेडिंग बना दीजिएगा, पांडवों के रक्षक थे, बिल्कुल सही है। अगली हेडिंग अपना पराक्रम प्रेमी थे। अगली हेडिंग आप बना दीजिए कि मायावी थे। ये आपका श्री कृष्ण का क्या हो गया,
चरित्र चित्रण हो गया। अगला मित्रों है कि प्रश्न नंबर 6 कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें या रामचंद्र शुक्ल, अगर मित्रों आप सिर्फ 2 याद कर लीजिए, प्रसाद जी की याद कर लीजिए और शुक्ल जी की याद कर लीजिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि 16 तारीख को आप देख लीजिएगा, जो भी आपके हिंदी का पेपर होगा, उसमें आपको 100% यहाँ से आपके प्रश्न मिल जाएँगे। 2 जीवन परिचय आपको हम बता दे रहे हैं और दोनों से मिलना एकदम तय है, फिक्स है कि मिल ही जाएगा। फिर हम आपको बता ही दे रहे हैं थोड़ा-सा हम आपको कि क्या-क्या जो है बनते हैं प्रश्न। जैसे चलिए देखिए हम अगर जीवन परिचय की बात करें, जीवन परिचय में किसका आप देखना चाहते हैं? चलिए आप शुक्ल का ही देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। चलिए शुक्ल की बात करते हैं। अगर आपको जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले हमको उनका जन्मस्थान लिखना है। शुक्ल जी का जन्मस्थान। जन्मस्थान की बात करें, उनका जन्म कब हुआ था? 1885 में हुआ था। नहीं, 1884 में हुआ संभवतः, 1884 में हुआ था जी। तो भारत में जी 85 में हुआ था। 1884 में इनका जन्म हुआ था शुक्ल जी का। जन्म स्थान कहाँ है? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल है। शिक्षा इनकी जो है इंटरमीडिएट तक है। मृत्यु उनकी कब हुई थी? सन 1941 में। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हो गया। अब इसके बाद रचना की अगर हम बात करें, उनकी एक रचना आप लिख दीजिए, चिंतामणि ही लिख दीजिए इसे, शुक्ल की रचना है। अच्छा चलिए अगले हम आपको बता रहे हैं, प्रसाद जी का बता दे रहे हैं। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? आपको अच्छी तरह इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था और इनका जन्म सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इसके साथ-साथ ये जो हैं अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे और ये छायावादी युग के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। इसके साथ-साथ साहित्य में इनका बहुत ही अच्छा स्थान है। इनकी रचना की बात करें, रचना आपको ढेर सारी रचनाएँ इनकी याद है। कंकाल, तितली, इरावती सब प्रसाद की रचनाएँ हैं। कोई भी रचना आप लिख दीजिए, एक ही रचना इसमें कहे हैं। और इसके बाद मित्रों दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास के बारे में लिख दीजिए। तुलसीदास बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं भक्ति काल के। आपको अच्छी तरह उनके बारे में पता होना चाहिए। तुलसीदास लिख दीजिए, सूरदास लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये आपको अच्छी तरह से इतना आपको पता होना ही चाहिए। चलिए सूरदास के बारे में हम बात करते हैं। महाकवि सूरदास, महाकवि सूरदास। सूरदास अगर जन्म स्थान पूछा जाए 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1478 में। मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। मृत्यु का स्थान क्या है? पारसौली है। गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य है। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था। काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी 3 इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। वात्सल रस के बहुत समर्थक व्यक्ति थे ये। चलिए अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। मित्रों ये तो सबको पता होना चाहिए कि श्लोक तो सब लोग याद ही कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इस श्लोक से, अगर हम श्लोक की बात करें, हाँ कह रहे हैं देखिए इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का श्लोक है। 2 नंबर आपको फिक्स ही मिल जाएगा। एक श्लोक सिर्फ याद कर लीजिए। श्लोक आपको पक्का याद करना है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है प्रश्न आपका कि संस्कृत में है क्या अगला? हाँ जी, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कह रहे हैं संस्कृत देना है और 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है भारतीय संस्कृते मूलम किमस्ति? इसका उत्तर होगा विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एवं एवं भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। दूसरा प्रश्न है आपका पूर्वराज्य कः आसीत्? पूर्वराज्य एक भारतवीरः आसीत्। अगला है तीसरा है चंद्रशेखर कः आसीत्? चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। अगला है वीर केन पूज्यते? इसका उत्तर होगा वीर वीरेण पूज्यते। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और यह आपका अंतिम प्रश्न है। मित्रों वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम जो है आपको शॉर्टकट ही बता रहे हैं अच्छी तरह से। और 9वां प्रश्न है आपका मित्रों कि क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
तो मित्रों निबंध जो है 9 नंबर का आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मित्रों देखिए मैं आपको कुछ निबंध के टॉपिक बता दे रहा हूँ जिसमें आपका फिक्स आना ही है। आप 16 तारीख को देख लीजिएगा। आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान। ये तो मित्रों एकदम फिक्स है, इसको आप पढ़ ही लीजिए। एक ये पढ़ लीजिए और इसके बाद एक आप ये पर्यावरण संरक्षण उपाय, ये अगर आप 4 इसमें दिया है तो 4 नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2 तो ज़रूर ही पढ़िए। 2 पढ़िए और 9 नंबर फिक्स करवाइए आप। 2 में देखिए अगर हम आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद की, क्योंकि आतंकवाद वाला जो है लगातार 2018, 19, 20, 21, 22 लगातार पूछा गया था। बीच में लॉकडाउन को छोड़ कर के हर साल पूछा था, फिर पूछा जाएगा। अगर आतंकवाद की हम बात करें तो इसमें आपको क्या लिखना है, रूपरेखा कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर आतंकवाद का अर्थ लिखना है, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या लिखना है, इसके बाद भारत में आतंकवाद, फिर आतंकवाद के विविध रूप, आतंकवाद का समाधान, लास्ट में आपको निष्कर्ष अर्थात जो है उपसंहार करना है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, देखिए ये सब चर्चित हैं, अर्थात ये सब आनते हैं, ये आएगा ज़रूर, फिक्स है, आना ही आना है। पर्यावरण में आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, फिर प्रदूषण का अर्थ लिखना है, प्रदूषण के प्रकार लिखना है, प्रदूषण की समस्या तथा इसमें इससे हानियाँ लिखना है, समस्या का समाधान लिखना है, फिर उसका उपसंहार लिखना है। तो मित्रों ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। आपको 16 तारीख को इसमें से आपको पक्का है एक निबंध आना ही आना है और आपको 9 नंबर पूरे फिक्स लाना है और आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप पेपर को बढ़िया से पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए। 16 तारीख को जाइए, पूरा छाप के अच्छे से आइए और फुल कॉन्फिडेंस में। आपके अंदर कोई डर नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हमको अगल-बगल से कुछ देखना है, कुछ सहायता लेनी, कुछ नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाइए अपने अंदर, आप पढ़ कर के अच्छे से। और देखिए मैं जल्द ही आपको एक वीडियो आपके ओएमआर पे बनाऊँगा कि जो ओएमआर की समस्या है उसको दूर की जाए। ओएमआर में जो भरने में गलतियाँ होती हैं, उसमें मैं अच्छी तरह से एक वीडियो जल्द ही बनाऊँगा। ओके मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।